हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस टॉपिक से यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। बट उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, दैट इज रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल, जिसमें हमने क्या देखा, दैट इज मोल इक्वल्स टू, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलार मास, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मोल। तो वो क्या रिलेशन था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। और उसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल। और वो क्या था, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 और Np अपॉन Na। Na रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। फिर अगर हमें कोई भी गैसियस सब्सटेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, कोई भी गैसियस सब्सटेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों टर्म्स को इक्वलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों टर्म्स में एक कॉमन क्या है, मोल, और सब किसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, दैट इज मोल ऑफ गैस एट एसटीपी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे ही ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास will be equals to volume upon 22.4 equals to number of particles upon Np। ये हम समराइज कर सकते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास रहेगा, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपस में उसको रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पर, तो हम इन दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। फिर अगर मास दिया हुआ है किसी गैस का एसटीपी पर और वॉल्यूम निकालना है, तो हम इसको इन दोनों को आपस में इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है और उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद आप लोगों को सिर्फ क्या आनी चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलिए, ये हुआ एक रिवीजन मोल कॉन्सेप्ट्स के वेरियस टर्म्स का आपस में रिलेशन। फिर एक और कॉन्सेप्ट देखो यहां पर, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है C2H6, ओके। तो अगर मैं बात करूं 1 C2H6, तो इसमें हम कार्बन की कितनी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, 2, दैट इज 2C, और हाइड्रोजन की 6C, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास अगर ऐसा हो 1 मोल C2H6, तो इसमें हम कार्बन की कितनी क्वांटिटी बताएंगे, मींस कार्बन के कितने पार्टिकल्स है। तो कार्बन के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 1 मोल इंटू 2, दैट इज 2 मोल कार्बन, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी निकालनी है, तो
तो कैसे निकालेंगे? 1 मोल इंटू 6 दैट इज 6 मोल का 6 मोल हाइड्रोजन means 1 mole of C2H6 consists of 2 mole of carbon and 6 mole of hydrogen. तो अगर मान लो 5 मोल C2H6 की बात की जा रही है तो उस केस में कार्बन की कितनी क्वांटिटी और हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी? तो कार्बन की कितनी हो जाएगी? दैट इज 5 इंटू 2 5 इंटू 2 मोल कार्बन और हाइड्रोजन की 5 इंटू 6 हाइड्रोजन की 5 इंटू 6 मोल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल एलिमेंट के मोल्स निकाल सकते हैं हमें अगर सब्सटेंस के टोटल मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। फिर हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मोल की वैल्यू पुट करके। मान लो हमें कार्बन के एटम्स की क्वांटिटी निकालनी है तो मोल की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। उससे हमें कार्बन के पार्टिकल्स या फिर कार्बन के एटम्स की क्वांटिटी मिल जाएगी। वैसे ही हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, फिर देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम कैसे निकालते हैं? ठीक, तो देखो जैसे मान लो मुझे अगर पूछा जा रहा है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है तो हम क्या बताएंगे? 12, क्योंकि हमें डायरेक्टली याद है। ठीक, बट 12 क्या? क्योंकि मास तो क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम या फिर किलोग्राम। तो हमें अगर इसकी यूनिट के साथ इसको एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, तो उसको देखो, तो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? AMU, और इसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और आजकल इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यू रिप्रेजेंट्स यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास आएगा समझ में? मीन्स जब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू के सामने ये टर्म्स यूज करेंगे, ये यूनिट्स यूज करेंगे, तब जाके उसकी वैल्यू ग्राम में रिप्रेजेंट होगी। क्योंकि 1 AMU या फिर U की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसमें ग्राम में। ठीक है, तो उसको देखो। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय 1 AMU? 1 AMU is equals to 1 by 12 into mass of 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी? 1 AMU की। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये अप्रोक्सीमेटली आती है 1.661 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। ठीक है, फिर 1 AMU को हम Na के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो देखो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na। तो ये भी हमें AMU की वैल्यू देती है। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? यूनिट ग्राम। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट होता है 1 AMU का। तो इस तरीके से हम अगर कार्बन के एक एटम के मास की बात करें, मास ऑफ 1 एटम, तो वो एक्चुअली में ग्राम में कितना होगा? 12 AMU। फिर 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 बाय Na। तो यहां पे आप लोगों को कार्बन के एक एटम की मास की वैल्यू ग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के एटम या फिर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को या फिर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये कॉन्सेप्ट हुआ AMU का। बट जो मोलर मास होता है उस मोलर मास की वैल्यू तो सब्सटेंस के एटॉमिक मास से और मॉलिक्यूलर मास से ही रिलेटेड होती है और वो हमें डायरेक्टली मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का मोलर मास क्या है?
मोलर मास। तो हम क्या आंसर देंगे, दैट इज 23 ग्राम। ठीक है, ये हमने आंसर दिया सोडियम के मोलर मास के लिए। ठीक, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 23 ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ 1 मोल सोडियम। मतलब 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है। ठीक है, और 1 मोल सोडियम मीन्स 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, दैट इज मास ऑफ दिस मच एटम्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल्स टू 23 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल सोडियम की मास की वैल्यू तो इतनी ही आने वाली है, दैट इज 23 ग्राम। आई बात समझ, चलिए तो ये सब लास्ट क्लास का जस्ट एक रिवीजन चल रहा है ना। फिर देखो, हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज कंपोजिशन समझा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ये भी हमने डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो कैसे, तो देखो हमें अगर मान लो H2SO4 दिया हुआ है और H2SO4 में लेट्स सपोज हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, दैट इज फॉर्मूला था हमारे पास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू number of hydrogen atom in its molecule, that will be equals to 2 into atomic mass of hydrogen, that is equals to 1 upon molecular mass of H2SO4। तो H2SO4 का molecular mass कैसे निकालोगे, 2 into 1 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 into 4, फिर यहाँ पर into 100। तो इसको फिर कैलकुलेट करके आप लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परसेंटेज कंपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर अगर यहां पे देखिए ये नोट पॉइंट है, हमें अगर मान से दिया हुआ है दैट इज Fe2O3 डॉट 2H2O, ये एक कंपाउंड है हाइब्रिडेड फॉर्म में। ठीक है, हाइब्रिडेड फॉर्म में मॉलिक्यूल के कंपाउंड के मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, तो वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम इस पूरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन का टोटल वाटर का टोटल मास ले लेंगे अपॉन पूरे कंपाउंड का टोटल मास ले लेंगे इनटू 100, तो क्या बन जाएगा, हमें वाटर का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वल्स, तो वाटर का यहाँ पर टोटल मास कितना है 2 इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, क्योंकि हमें H2O का निकालना है और उसमें कितने पार्टिकल्स हैं 2 है, इस एक मॉलिक्यूल में H2O के कितने पार्टिकल्स 2। ठीक है, फिर अपॉन में क्या करेंगे, पूरे का मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2O3 डॉट 2H2O इंटू 100। तो इस तरीके से हम वाटर का परसेंटेज भी निकाल लेंगे। आई बात समझ में, ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, उसको मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसी लेक्चर में। चलिए, तो ये हमारा एक रिवीजन हो गया। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला
and molecular formula of compound, ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरीके से क्या है, कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसे सिंपल फॉर्मूला भी कहा जाता है, ओके। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के हर एक एटम्स की हम सिंबल के साथ क्वांटिटी मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर उस ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज में कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मींस ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। फिर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बनाने के लिए हम चेक करेंगे कार्बन के कितने एटम्स हैं। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, तो C नीचे 6 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के 12 होते हैं, तो हाइड्रोजन के आगे 12 रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन के सामने 6 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के एलिमेंट्स के सिंबल और उनकी क्वांटिटी के थ्रू इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या कहलाया, केमिकल फॉर्मूला कहलाया। और बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मूले में हमने एक्चुअल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम रिप्रेजेंट किए। मींस उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो हर एक टाइप का एटम था वो कितना था, तो जितना था उतना ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कार्बन के 6 एटम थे तो 6 ही रिप्रेजेंट किए, हाइड्रोजन के 12 थे तो 12 रिप्रेजेंट किए, और ऑक्सीजन के 6 थे तो 6 रिप्रेजेंट किए। तो ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमने रिप्रेजेंट किए हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम कंपाउंड के हर एक टाइप के एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, उस इंपेरिकल फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो रिप्रेजेंटेड डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी का सिंपल रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, कार्बन की कितनी क्वांटिटी थी, 6, हाइड्रोजन की कितनी थी, 12, और ऑक्सीजन की कितनी थी, 6। तो इन एटम्स का आपस में सिंपल रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 6:12:6। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2:1। अब ये जो रेशियो है, इसी के टर्म्स में हम जब फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, सिंपल फॉर्मूला कहलाएगा। जस्ट लाइक C1 रिप्रेजेंट 1 लिखते नहीं है, ठीक है। फिर H2, फिर O, तो CH2O will be the empirical formula of glucose and C6H12O6 is the
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का आइटम होता है और दो ऑक्सीजन का आइटम होता है, तो CO2, ठीक है। तो CO2 में कार्बन की क्वांटिटी कितनी 1 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी 2, तो 1:2, और ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो में है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, CO2। तो इस तरीके से वेरियस कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या कमेंट करना है, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एक बार लास्ट टाइम समराइज करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस जब हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उसके हर एक टाइप के एटम्स की एक्चुअल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के टर्म्स में, तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में प्रेजेंट हर एक टाइप के एटम्स की क्वांटिटी का सिंपल रेशियो निकाल कर फिर क्या करेंगे, हम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो नया रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, इथेन। तो इथेन एक कंपाउंड है जिसका एक मॉलिक्यूल बना होता है, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2 और H6, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर हमें अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कार्बन की कितनी क्वांटिटी 2 और हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी 6, तो 2:6 क्या बन जाएगा, 1:3। तो 1:3 के टर्म्स में हम फिर से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बनेगा, CH3। तो CH3 क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका इथेन का, ठीक है। तो अब होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि किसी कंपाउंड का हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसको समझते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है, दैट इज हाउ टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब वो क्या क्या होगी, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मीन्स वो कंपाउंड कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और परसेंटेज, कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, मीन्स हर एक एलिमेंट का परसेंटेज भी दिया होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं उसको देखो। फॉर एग्जाम्पल के लेते हैं हम, मान लो एक कंपाउंड है, वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y, 2 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। फिर इस एलिमेंट का परसेंटेज हमें गिवन है,
परसेंटेज गिवन है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स, परसेंटेज ऑफ एक्स, ठीक है। फिर वाई, वाई का भी परसेंटेज गिवन है, वाई का भी परसेंटेज गिवन है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी वाई से, ठीक है। फिर इसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास भी होगा जो हमें पता रहना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा एटॉमिक मास, दैट इज पी ऑफ एम, और y का भी एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ y, वो क्या लिखे हम p, सॉरी इसको हम एम वाई रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको एम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे हम, तो देखो x के लिए निकालेंगे p बाय एम, दैट इज परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो p बाय एम में p का सिंबल क्या है, परसेंटेज ऑफ x का सिंबल क्या है, p ऑफ x अपॉन एटॉमिक मास का सिंबल m ऑफ x, और y के लिए p बाय एम क्या लिखेंगे हम, दैट इज परसेंटेज ऑफ y, दैट इज py, एंड एटॉमिक मास ऑफ y, दैट इज my, ठीक है। तो फाइनली हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड के इंपेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए द रेशियो ऑफ p बाय m ऑफ ईच एलिमेंट, मीन्स जो हमें गिवन एलिमेंट्स हैं उन गिवन एलिमेंट्स की p बाय m का रेशियोज निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, px अपॉन mx अपॉन py अपॉन my, और यहां पे जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू ai और इसकी वैल्यू bi, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xa एंड yb। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में आप लोगों को समझाया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स का आप लोग क्या निकाल लो, p बाय m रेशियो निकाल लो, दिस परसेंटेज अपॉन मास, ओके। फिर उनको आपस में क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, रेशियो निकाल लो उसका, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ जब दो एलिमेंट का कंपाउंड है। फिर अगर दो से ज्यादा एलिमेंट का अगर कंपाउंड हुआ तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो उस केस में जब हमारे पास दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं। जैसे मान लो तीन कंपाउंड है, सॉरी एक कंपाउंड है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स x, एलिमेंट y और एलिमेंट z, ठीक। फिर उसके बाद उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी दिया हुआ है, ठीक है, p दिया हुआ है कुछ ना कुछ। फिर एटॉमिक मास इसको हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो x का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा, y का भी कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा और z का भी कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा, ठीक है। फिर अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, p बाय m रेशियो निकालेंगे। इसमें भी वही करना है, p बाय m रेशियो निकालना है। तो p बाय m रेशियो में निकालते क्या है, अल्टीमेटली मोल निकालते हैं, ठीक है। p रिप्रेजेंट्स मास और m रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक मास अपॉन मोलर मास, तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। तो हम एक तरीके से क्या निकाल रहे हैं, मोल से निकाल रहे हैं, ठीक है। और किसी भी कंपाउंड में हर एक टाइप के एलिमेंट्स का जब हम मोल रेशियो निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फिर देखिए, तो यहाँ पे p और m को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, तो वैसे ही इसका p बाय m यहाँ पर पुट करेंगे और इसका p बाय m यहाँ पुट करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर p बाय m अपॉन लीस्ट
वैल्यू ऑफ P बाय M, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है कि जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सारी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू आई 1, यहाँ पर वैल्यू 2 और यहाँ पर वैल्यू 3। ठीक है, तो तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है? 1 है। तो 1 से हम हर एक को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे अगले कॉलम में। जैसे यहाँ पर 1/1, फिर 2/1, फिर यहाँ पर 3/1। ओके, बट फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट सेम वैल्यूज आ गई, तो हम एक काम करते हैं, कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ये x के लिए, ये y के लिए और ये z के लिए। तो हम क्या करेंगे? तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हर एक वैल्यू को। 2/2, 3/2 और यहाँ पर 4/2। ये कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 1.5 और ये कितना आएगा? 2। आई बात समझ में? फिर अगली कॉलम में क्या करना है हमें? सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर वाले वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखो फाइनली हमारे पास इस कॉलम में जो डाटाज आएंगे उसी से हम क्या बनाएंगे? अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, तो यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी सेकेंड लास्ट कॉलम में, उन वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है और उन वैल्यूज में से जो वैल्यू डेसिमल्स में है उन वैल्यूज को फिर होल नंबर में कन्वर्ट करना है। वो भी किस तरीके से? एक ऐसा लीस्ट नंबर सेलेक्ट करके जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर क्या बन जाए? होल नंबर बन जाए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास इस कॉलम में अगर कोई वैल्यू डेसिमल में है तो उसको कन्वर्ट करना है होल नंबर में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उस डेसिमल वैल्यू को एक स्मॉलेस्ट इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाए? होल नंबर बन जाए। ठीक है, फिर उसी नंबर से बाकी को भी मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज आई, 1, 2, 3। तो इसमें से ये वाली जो वैल्यू है वो डेसिमल में है, तो इसे हमें क्या बनाना है? होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको एक सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर एक होल नंबर आ जाए। तो 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। तो बना यहाँ पर होल नंबर, और जो हमारा लीस्ट नंबर हम जो सेलेक्ट किया था वो क्या था? 2 था। तो इसी नंबर से बाकी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2 और 2 × 2, ये क्या बन गया? 2 और ये क्या बन गया? 4। तो फाइनली हमारे पास कैसे नंबर आ गए? होल नंबर आ गए। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो ये जस्ट हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इस कॉलम में जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और वो कैसे बनाएंगे? तो देखो, x के नीचे उसकी वैल्यू दैट इज 2, फिर y के नीचे उसकी वैल्यू दैट इज 3 और z के नीचे उसकी वैल्यू दैट इज 4। हुआ क्लियर? तो ये था एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले हमें एलिमेंट्स मेंशन करने हैं, फिर उनके परसेंटेज मेंशन करने हैं, उसके बाद फिर उनके एटॉमिक मास मेंशन करने हैं। तो ये तो हमें गिवन रहेगा, पता रहेगा। उसके बाद फिर हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो एलिमेंट x के लिए हम p/m निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फिर एलिमेंट y के लिए p/m निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फिर z के लिए p/m निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फिर इस कॉलम में जो वैल्यूज आई है उन वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू होगी, उस सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को चेक करेंगे क्या वो नंबर होल नंबर में है कि डेसिमल्स में है। तो अगर कोई नंबर डेसिमल में होगा तो उस नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे छोटा पॉसिबल नंबर यूज करेंगे और उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी नंबर से बाकी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें लास्ट कॉलम में होल नंबर वैल्यूज मिल जाएंगी। और फिर उन होल नंबर वैल्यूज की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने का तरीका।
फिर अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सीख ही लिया। फिर क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन रहेगा, या फिर वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो किसी भी सब्सटेंस की जो वेपर या फिर गैस होती है उसकी रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के वेपर या फिर गैस की जो डेंसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। तो इसका डिटेल डिस्कशन गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल वेपर डेंसिटी अगर आप लोगों को गिवन होगी तो किस तरीके से आप लोग फॉर्मूला निकालोगे, तो उसके लिए एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वेपर डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास ना देकर वेपर डेंसिटी दी रहती है, तो वेपर डेंसिटी से हम क्या निकाल देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बनाना है किसी कंपाउंड का, तो उसके लिए हमें दो मेन इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी हम गैसेस स्टेट में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड फॉर्म में। तो फिलहाल आप लोगों को ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एन फैक्टर निकालना होता है, एन फैक्टर। अब वो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको देखो। एन फैक्टर निकालने के लिए एन फैक्टर एक इंटीग्रल पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। अब वो निकालते कैसे हैं, तो उसको देखो। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये होता है एन फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास में तो जो भी हमारे पास कंपाउंड है उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला आया, तो उस इंपेरिकल फॉर्मूले के मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूल मानकर हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो वही उसका क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेन था, उस इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, CH3 आया था। तो इसी का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो कितना आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो जो 15 आया है वो क्या है, इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला मास है, ठीक है। मींस किसी भी कंपाउंड के इंपेरिकल फॉर्मूले के मोलर मास को, सॉरी मॉलिक्यूलर मास को क्या कहा जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, अगर आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हो। और मॉलिक्यूलर मास को क्वेश्चन में गिवन है,
मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास विल गिव n फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, तो उसके लिए पहले मैं मार्कर में इंक डाल लूं, जिससे मेरा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री होती है ना, उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, आप लोग उसको टफ बनाते हो उसको इग्नोर करके, जबकि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। केमिस्ट्री में ही हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब जब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास से n फैक्टर मिल जाएगा, तो उसके बाद फाइनली हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपेरिकल फॉर्मूले में हम n का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। n मींस ये n फैक्टर, और n का मल्टीप्लिकेशन करने पर हर एक टाइप के एटम की क्वांटिटी में जब n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला A2B3 है। ठीक है, और n फैक्टर आया 4, तो उस सिचुएशन में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2B3 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे क्या बनेगा, A8, 4 into 8 एंड B12, that is 3 into 4, 12। ये बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड। ठीक है, तो फाइनली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कॉन्सेप्ट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो एक बार और समराइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को n फैक्टर निकालना पड़ेगा, और n फैक्टर निकालने के लिए आप लोगों को दो डाटा चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूलर मास जो कि गिवन होगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो कि आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद n की एक वैल्यू आएगी जो कि इंटीग्रल वैल्यू होगी, और उस इंटीग्रल वैल्यू से आप लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले में उनके एटम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फाइनली आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑफ x and y each have same mass। ठीक है, and atomic mass of x equals to 30 and y equals to 20, and molecular mass equals to 120, then molecular formula of compound will be। तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड के दो एलिमेंट्स हैं x एंड y। x का मास m क्योंकि गिवन नहीं है, और एटॉमिक मास इक्वल्स टू 30, एंड y का मास कितना गिवन है, वो भी m क्योंकि सेम मास बोल रहा है, और एटॉमिक मास इतना 20। ठीक है, तो अब देखो, अगर दोनों एलिमेंट का मास अगर बराबर है तो उनका मास परसेंट
वो भी क्या हो जाएगा, अब सॉरी मास परसेंट कितना हो जाएगा 50%। अगर दो चीजों का मास सेम है तो हर एक का मास परसेंटेज कितना हो जाएगा 50%, 50-50% है, ठीक है। तो 50%। सिमिलरली y का भी मास परसेंट कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, P बाय M रेशियो निकाल सकते हैं, और P बाय M रेशियो निकालने के बाद उनका रेशियो निकाल लेंगे, मतलब इसका P बाय M और इसका P बाय M, और दोनों के P बाय M को आपस में डिवाइड कर देंगे, उनका रेशियो निकाल देंगे, तो उससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। उसको देखो कैसे करते हैं। तो x के लिए P बाय M क्या होगा, परसेंटेज है 50 और मास है 30, और y के लिए कितना 50 और मास कितना 20, ठीक है। तो इनको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, तो इसको देखो 50/30 इंटू 50/20, ये मैथमेटिक्स आप लोगों को आनी चाहिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को फाइनली मिलेगा 2/3। तो 2/3 मिला, तो उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या गया, x के नीचे 2 और y के नीचे 3, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में मिल जाएगा, वो कैसे, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x कितना है 30 प्लस y का 3 इंटू एटॉमिक मास 20, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 60 प्लस 3 इंटू 2 60, दैट इज इक्वल टू 120। तो ये मिल गया आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। नाउ एंड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना गिवन था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन था 120, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय डिफॉल्ट आया 120, तो वो कितना हो गया 1 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू x2 y3 इनटू 1, दैट इज इक्वल्स टू x2 y3, ठीक है। तो ये ऐसा कंपाउंड था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम आए, ठीक है। ये तरीका होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। आप लोग टेबल बना के भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, और जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है P बाय M रेशियो का रेशियो, उससे भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक। चलिए, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और फिर मैं आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट करना है, और जहां भी डाउट आए उसको आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, और नोट करके फिर सॉल्व करना, सॉल्व करके कमेंट करना, और जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मीन्स अभी तक तो आप लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक्स ऑलमोस्ट लोअर क्लास में पढ़े होंगे, बट वो अलग बात है कि आप लोगों को याद है कि नहीं, है ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो उससे क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है, और वो आगे चल के भी आप लोगों को काम आए, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करना है, और फिर जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं उन सबको रिवाइज करना है, ठीक है। और जो भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।